हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड अ मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जेंडर इक्विटी एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। नाउ रिसेंटली द गुजरात गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट यूसीसी इन स्टेट। तो जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली द सिग्निफिकेंस ऑफ यूसीसी, क्यों गुजरात गवर्नमेंट इस प्रकार का एक्शन लेने की बात कर रही है, एंड इसी संदर्भ में जानेंगे भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स रही हैं जो यूसीसी की इंप्लीमेंटेशन को सपोर्ट करती हैं, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूसीसी इन इंडिया, एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्गुमेंट्स जो कि बेसिकली चैलेंजेस हम कह सकते हैं यूसीसी के इंप्लीमेंटेशन में हमारे सामने आते हैं। तो सभी फैसेट्स को इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, शुरू करेंगे आज का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे हमारा जो वीकली शेड्यूल है, ये जानना जरूरी है। दीज आर सम ऑफ फ्री इनिशिएटिव्स ऑन द यूट्यूब। एटलीस्ट आप इन सेशंस को फॉलो करेंगे तो कंसिस्टेंसी के साथ आप वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। तो 10:15 बजे हमारा डेली 10 MCQs रिवीजन सेशन रहता है। मस्ट वॉचिंग वीडियोस हैं, आप जरूर इसे फॉलो करें। इसके अलावा 2:15 बजे हमारा मेंस करंट अफेयर सेशन रहता है। भाई कैसे मेंस एग्जाम में क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, एचपीएस के मेंस एग्जाम में कैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है, इसका आइडिया आपको मिलेगा इन सेशंस के माध्यम से। इसके अलावा 6:15 बजे हमारा डेली करंट अफेयर सेशन रहता है। देखिए, करंट अफेयर्स तकरीबन हिमाचल के सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत जरूरी है इसे अगर आप देखें तो। इसके अलावा एचपी पटवारी एग्जाम या सब इंस्पेक्टर एग्जाम से रिलेटेड भी हमारे सेशन जो है वो रहते हैं। अगर आप इन एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, इन सेशंस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अदर देन दिस, there are so many shorts which are created by our teachers in which the subject related information and strategy were discussed. इसके अलावा कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी हमारे टीचर्स बनाते हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। तो these are some of the free initiatives on the YouTube जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करेंगे आज का सेशन। जानेंगे कि क्यों हम जो है यूसीसी के टॉपिक को आज डिस्कस कर रहे हैं। So now recently an important article was published in the Hindu जिसमें बेसिकली ये बात करी गई that अभी गुजरात की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, बिकॉज असेंबली इलेक्शंस आर सपोज टू टेक प्लेस इन गुजरात, स्टेट असेंबली इलेक्शंस, उसी को ध्यान में रखते हुए जो गुजरात की गवर्नमेंट है, दे आर लुकिंग फॉर वेज टू एस्टैब्लिश और इंप्लीमेंट द यूसीसी इन स्टेट। ठीक है ना, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या हम गुजरात स्टेट में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसी कंटेक्स्ट में बेसिकली गुजरात के जो होम मिनिस्टर हैं हर्ष सिंह भी अलॉन्ग विद यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रूपाला, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करा है कि एक कमेटी जो है स्टेट एक कमेटी एस्टैब्लिश करेगा विच इज हेडेड बाय द रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट टू इवैल्यूएट ऑल द एस्पेक्ट्स फॉर द इंप्लीमेंटिंग ऑफ यूसीसी। ठीक है जी, सो दिस इज बेसिक द रीजन वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। लेट अस डिस्कस कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है क्या, क्यों यूसीसी की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, ठीक है जी, और क्या पॉसिबिलिटीज इसके कंटेक्स्ट में हम देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है हमारे, उसके आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले कि भाई एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि भाई किस पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है। सो आर्टिकल 44 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्यों ऐसा किया गया है, क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा गया है? तो इट मेनली एम्स टू रिप्लेस पर्सनल लॉज व्हिच आर बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स एंड कस्टम्स। देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत से धर्मों के रिलीजन के आधार पे बहुत से कस्टम्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस हैं। ठीक है जी, उन्हीं से रिलेटेड बहुत से कानून हैं, स्पेशली पर्टेनिंग टू इनहेरिटेंस, मैरिज, अडॉप्शन। ठीक है जी, तो कई बार क्या होता है कि उनमें जो है मतभेद हमें देखने को मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्सिटी जो है लॉस की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज एवरी रिलीजन हैव सेपरेटली देयर ओन कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, और उनके अलग से कानून है। इसके अलावा भारत में बहुत से ट्राइब्स हैं वो रहते हैं, और उन सभी ट्राइब्स के भी अपने अलग से जो है डिस्टिंक्ट कल्चर है, तो एक अलग कस्टम्स एंड लॉज रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से समस्याएं बहुत जो है फेस करनी पड़ती है, स्पेशली फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं कि भाई एक मीना कम्युनिटी जो राजस्थान की है, वहां पर एक कपल था जो कि शादी करी, एंड आफ्टर सम टाइम 1-2 साल के बाद दे डिसाइडेड टू सेपरेट। नाउ द हस्बैंड वांट टू सेपरेट अकॉर्डिंग टू द जो आपके हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, उसके तहत वो सेपरेशन चाहता है। लेकिन चूंकि एक ट्राइबल कम्युनिटी है तो उसके तहत वाइफ जो है
वो उनको डाइवोर्स नहीं दे रही, वो कह रही है कि भाई हमारे जो कस्टम ट्रेडिशंस है उनके अकॉर्डिंग आप, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है ट्राइब्स के जो अलग से कानून है, तो आप जो है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट अलग से जो है डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी या क्लैशेस हमें कानून के बीच देखने को मिलते हैं। अगर यूसीसी की एस्टैब्लिशमेंट होती है, सो ऑफ कोर्स ये जो सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स चैलेंजेस हैं इसका निपटारा किया जा सकता है, एंड साथ ही साथ जेंडर इक्विटी जो है उसका भी प्रमोशन होगा। तो अब जरा यूनिफॉर्म यूसीसी की बात करते हैं, क्या ये सिग्निफाई करता है? तो दो प्राइमरीली जो है उन चीजों को ये हाईलाइट करता है, सिग्निफाई करता है दैट यूनिफॉर्मिटी जो है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म होना जरूरी है लॉस का, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉस बिटवीन द कम्युनिटीज, ठीक है ना, जो कम्युनिटीज है उनके बीच एक बेसिकली यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है एंड डिफरेंट कम्युनिटीज आर लिविंग इन इंडिया, है ना, तो कहीं ना कहीं जो है टकराव देखने को मिलता है। इसके अलावा यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज विद इन कम्युनिटी, तो ये दोनों ही एस्पेक्ट्स जो है इनको सिग्निफाई यूनिफॉर्म टर्म करती है, यूसीसी करता है। तो ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पर बात कर ली। अब हम बात करेंगे भाई अभी तक क्या क्या एफर्ट्स करे गए हैं फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूसीसी टुवर्ड्स इन इंडिया, ठीक है जी। तो सबसे पहला उदाहरण है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, है ना, ये बड़ा क्लियर इसमें कहा गया है कि थोड़ा सा मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको समझा दूं। अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इट इज सेड दैट कि भाई भले ही आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, बट आप एक पर्टिकुलर लॉस के तहत जो है वो मैरिज कर सकते हैं। आपकी मैरिज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ दिस दैट यू आर बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर रिलीजन। ऑलराइट, अगर आपकी इच्छा है, अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत मैरिज करना चाहते हैं, तो आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए अगर मैं इस्लाम धर्म को मानने वाला हूं तो शरीयत कानून के तहत मेरी शादी होगी, लेकिन अगर मैं नहीं चाहता हूं, अगर मैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट करता है द इंटरेस्ट ऑफ जो आपके वल्नरेबल सेक्शन है, या कहीं ना कहीं जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो सिग्निफिकेंस है उसको ये हाईलाइट करता है। इसके अलावा द हिस्टोरिकल केस ऑफ शाहबानो 1985, ठीक है जी, जो कि क्लेम ऑफ मेंटेनेंस की बात करता है कि भाई मैं एक शॉर्ट में कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट केस है लेकिन लेंथी भी है थोड़ा सा, कि भाई शाहबानो जो है उनके हस्बैंड ने एट द एज ऑफ व्हेन शी वाज 60 इयर्स ओल्ड ही डिसाइडेड कि वो कहीं किसी और के साथ शादी करके रहेंगे। एंड व्हेन शाहबानो के आई थिंक 3 या 4 या 5 बच्चे भी थे एट द एज ऑफ 60, तो उन्होंने क्लेम ऑफ मेंटेनेंस किया। तो अकॉर्डिंग टू शरीयत लॉज कहीं भी जो है क्लेम ऑफ मेंटेनेंस का जिक्र नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट तक ये उस समय केस का गया था और सुप्रीम कोर्ट में फाइनली ये वर्डिक्ट दिया था कि स्पेशली अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है जी, ये जिक्र किया था, ये बड़ा क्लियरली कहा कि भाई क्लेम ऑफ मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। आपको जो है, क्योंकि 60 साल की एक महिला है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण क्या करे, कैसे करेंगी, बाद में वो मतलब अपना कैसे और बच्चों को कैसे वो जो है अपनी लाइफ को एक्सपेंड करेंगी, तो आपको जो है वो क्लेम देना पड़ेगा। हालांकि बाद में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के पारित होने के बावजूद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी का उस समय प्रेशर था, उस समय की गवर्नमेंट राजीव गांधी जी की सरकार थी। आज भी क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कांग्रेस पार्टी को, ठीक है जी। सो ये जरूर कहा गया था, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कह दिया कि अगर कोई वल्नरेबल सेक्शन है ना, अगर कोई अपने परिवार को छोड़ना चाहता है, अब यहां पर जो सेक्शन की बात हो रही है जिसको क्लेम ऑफ मेंटेनेंस देना पड़ेगा, उसमें सिर्फ महिलाएं नहीं है, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, वुमेन, ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस। ऑलराइट, सो ये तो शाहबानो केस की बात कर ली। इसके अलावा तो देखिए इससे बड़ा क्लियरली पता चल रहा है कि यूसीसी की सिग्निफिकेंस कितनी है, क्योंकि मुस्लिम लॉज की आड़ में या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लॉज की आड़ में आप जो है इस प्रकार का एक कह लीजिए कि जो हम सोशल इक्विटी की बात करते हैं, अपलिफ्टमेंट ऑफ द जेंडर की हम बात करते हैं, जेंडर इक्विटी की बात करते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अदर देन दिस, सरला मुदिगल जजमेंट केस ऑफ 1995, ये भी बड़ा बेसिकली इंपॉर्टेंट केस है। इट चैलेंज द बाइगेमी, ठीक है जी। बाइगेमी का मतलब बड़ा सिंपल है कि आप एक से अधिक शादी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या था कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने बेसिकली अपनी वाइफ की प्रेजेंट, हिंदू धर्म से संबंध था, उन्होंने अपनी वाइफ
की प्रेजेंस, मतलब उनकी वाइफ है, और विदाउट हर कंसेंट ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड समवेयर एल्स, है ना, लेकिन उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस्लाम में प्रोविजन रहे हैं ऐसे कि आप एक से अधिक शादी कर सकते हैं। तो दैट पर्सन डिसाइडेड टू गेट मैरिड एंड उन्होंने शादी कर ली। तो उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो सरला मुदगल जजमेंट जो थी, इसके तहत ये डिसीजन लिया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जब तक आपका पहले डाइवोर्स नहीं हुआ। पहली मैरिज से अगर आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है तो आप, या कंसेंट नहीं है, तो आप तब तक सेकेंड मैरिज जो है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, भले आप अपना धर्म चेंज कर ले, क्योंकि आपका इंटेंशन यहां पे रिलीजन चेंज करने का है, मैरिज। आप सिर्फ शादी की वजह से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑफ कोर्स यहां पर अगर देखिए अगेन रिलीजन की आड़ में यहां पर शादी करी जा रही है, अगर यूसीसी का एस्टैब्लिशमेंट हो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बचेगी, किसी भी प्रकार की लूप होल्स ही नहीं बचेंगे, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलें, तो आई होप स्टूडेंट ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि कौन कौन से एफर्ट जो हैं यूसीसी की एस्टैब्लिशमेंट में अभी तक इंडिया में करे गए हैं। नाउ नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ यूसीसी। कौन कौन से ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं यूसीसी के एस्टैब्लिशमेंट को। तो पहला है accommodating the aspirations of the youth। देखिए नाउ वी आर लिविंग इन ए डिजिटल वर्ल्ड, जो यूथ है वो ग्लोबली कनेक्टेड है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से ग्लोबली कनेक्टेड है, एंड द आइडिया लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, मॉडर्निटी, इनसे वो ज्यादा प्रभावित है। और ऐसे माहौल में अगर आप जो है अभी भी जो हमारे पुराने स्क्रिप्चर बेस्ड लॉज हैं या कस्टम बेस्ड लॉज हैं वो भी एग्जिस्टेंस में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है एक नया भारत कैसे बन पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो यूसीसी है उसका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सपोर्ट करता है इस सोच को, नई सोच को बेसिकली सपोर्ट कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं भाई द सिग्निफिकेंस ऑफ यूसीसी टू सपोर्ट द न्यू आइडियाज, द न्यू इंडिया, द मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया इज इंपॉर्टेंट। अदर देन दिस, सपोर्ट द नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर भाई। नेशनल इंटीग्रेशन जो है भारत में एक तो बहुत ज्यादा समस्या ये रही है कि भाई नेशनल इंटीग्रेशन अक्सर जो है चैलेंज होता रहा है। नाउ जैसे मैं बात करूं भाई, इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर्स एग्जिस्ट टुगेदर इन दिस नेशन। सो अक्सर में देखा गया है कि भाई इन सभी के अलग कानून होते हैं, अलग धारणाएं होती हैं, जिसकी वजह से एक अलग सोच बनती है। और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कस्टम्स एंड लॉज, कहीं ना कहीं जो है एक अन्याय अलग अलग धर्मों में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मीना कम्युनिटी का आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है जी, तो वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। नाउ अगर यहां पर नेशनल इंटीग्रेशन भारत में हमें सब बनाना है, यूनिटी को प्रमोट करना है, तो एक समान कानून पूरे भारत में लागू होना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा अगर हम यहां पर पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को एस्टैब्लिश करते हैं। अगला पॉइंट हम बात करेंगे, द राइज ऑफ अबव द पेट्रियार्कल माइंडसेट। नाउ जनरली इट हैज बीन सीन दैट whatever religion, whatever custom, tradition और कल्चर वी टॉक अबाउट, ज्यादातर जो कानून बने हैं वो पेट्रियार्कल माइंडसेट बेस्ड, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। आप किसी भी, चाहे हिंदू धर्म की बात कर ले, इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की, आप ये एक देखेंगे कि ज्यादातर जो कानून है वो पेट्रियार्कल माइंडसेट बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं जो एक पेट्रियार्कल जो यूसीसी है उसका जो एस्टैब्लिशमेंट है, और द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूसीसी विल डिस्ट्रॉय द सेंसिटी ऑफ द पेट्रियार्कल ऑर्थोडॉक्स, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं प्रमोशन होगा इसकी वजह से आपके जेंडर इक्विटी में, जो कि इट्स अ नीड ऑफ अ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जी। इसके अलावा कन्वीनियंट फॉर द जुडिशियल प्रोसेस, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जनरली देखा गया कि डिफरेंट धर्मों के अलग कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, क्रिश्चियनिटी के लिए अलग कानून बने हैं, शरीयत के अलग कानून हैं, इसके अलावा ट्राइबल कम्युनिटीज के अलग कानून हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत बार जजमेंट्स देते वक्त डिफरेंट कोर्ट्स को समस्या होती है, लेकिन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है तो इवन द जुडिशियल प्रोसेस भी स्मूथली नहीं वर्क कर पाती, क्योंकि यहां भी प्रोविजन है, एक जो पक्ष है वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का फायदा उठा के आगे बढ़ रहा है ना, और दूसरा जो है वो एक कॉमन यूसीसी की डिमांड के बेस पर न्याय चाहता है। तो अगर यूसीसी का एस्टैब्लिशमेंट होगा तो इवन द जुडिशियल प्रोसेस विल वर्क वेरी स्मूथली। सो इट इज आल्सो सपोर्ट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूसीसी इन इंडिया। नाउ टॉक अबाउट, ये तो हमने बात कर ली भाई फेवर में जो आर्गुमेंट्स हैं। नाउ कुछ फेवर आपके जो है अगेंस्ट में भी
आर्गुमेंट्स हैं उनकी भी हम बात करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहला है 21st लॉ कमीशन रिपोर्ट। सो द लॉ कमीशन अपॉइंट दैट यूसीसी जो है बेसिकली नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल टू रिकनसाइल कॉन्फ्लिक्ट्स पर्टेनिंग टू द पर्सन और फैमिली। ठीक है ना, ये 21st लॉ कमीशन में कहा कि जरूरी नहीं है, ना ही डिजायरेबल है। ठीक है ना, कि भाई अगर डिजायरेबल नहीं है या डिमांडेबल नहीं है तो यूसीसी की एस्टैब्लिशमेंट क्यों। एंड स्पेशली इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, इतना सब पॉसिबल या इतना इजी नहीं है। हालांकि एक वास्ट आइडिया के तौर पर हम देखते हैं तो अच्छा लगता है हमें, बट स्टिल भारत बहुत सी कम्युनिटी, बहुत से धर्मों में, बहुत सी जातियों में, बहुत से कल्चर्स में बटा हुआ है। तो क्या सही मायनों में यूसीसी की आपकी पैन इंडिया लेवल पर आप एस्टैब्लिशमेंट करते हो तो क्या वो सही होगा? क्या वो अन्याय नहीं हो जाएगा इन सभी कम्युनिटीज के साथ? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है अगेंस्ट कल्चर डाइवर्सिटी। जैसा मैंने अभी बात करा कि भाई कल्चर डाइवर्सिटी भारत की बड़ी जो है इंपॉर्टेंट है, एंड उसको भी जो है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड हार्म द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या, प्रॉब्लमेटिक चीज है। इसके अलावा इंक्रोचमेंट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 टू 28 में हमें क्या दे रहे हैं भाई, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, दूसरी तरफ आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं यूसीसी की। तो क्या यह कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया कि अगर एस्टैब्लिशमेंट होता है यूसीसी का तो क्या फिर जो है सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार जो है अपने कस्टम्स और अपने लॉस को फॉलो कर पाएंगे? तो ये एक चैलेंजेबल चीज है, जिसको डिस्प्यूटेबल एक मैटर है, जिसको रिजॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है अगेंस्ट द इंडिजीनियस राइट्स ऑफ द ट्राइब्स। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा दैट इंडिया में बहुत सी ट्राइबल कम्युनिटीज है, दोज हैव अ डिस्टिंक्ट कल्चर, अ वेरी स्पेशल कल्चर, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ दीज कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा नागा ट्राइब्स ने भी यूसीसी के एस्टैब्लिशमेंट के कंटेक्स्ट में ये कहा कि भाई अगर यूसीसी एस्टैब्लिश होता है हमारे स्टेट में तो क्या होगा, हमारे जो इतने पुराने कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। सो वी डिड नॉट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ लॉज कंप्लीटली एस्टैब्लिश इन इंडिया। ठीक है जी। So these are some of the arguments which are against the establishment of the UCC. So I hope student you got a brief idea about कि क्या significance UCC के इंडिया में है, एंड और क्या कौन कौन से इश्यूज जो हैं, जो चैलेंजेस अभी हमारे सामने हैं। तो इन जर्नल हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन के तौर पे कि भाई देखिए, अभी ये तो कहना थ्योरेटिकली बड़ा आसान है कि भाई पूरे भारत में आप यूसीसी स्टैब्लिश कर दीजिए, लेकिन भाई प्रैक्टिकली शायद ये संभव नहीं होगा। हालांकि ये किया जा सकता है कि जो स्टेट जहां पर इस प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटीज कम है वहां पर आप स्टेट वाइज जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूसीसी कर सकते हैं। ठीक है ना, एंड मे बी इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई अंटायर है। देखिए, कोई भी कानून इंपोज नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों का कंसेंट उसमें होना चाहिए, बिकॉज लॉ जो है ना वो कभी अनफेयर नहीं हो सकता। कानून का एग्जिस्टेंस, लॉ का एग्जिस्टेंस क्या है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो समवे वी कैन से दैट एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया इज स्टिल नॉट रेडी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूसीसी। अगर मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करूं तो थेटिकली तो हम बात कर देंगे, लेकिन जैसे जैसे मैंने कहा बहुत सी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, बहुत से और भी हैं, और भी रिलीजन्स हैं, है ना, या और भी डिस्टिंक्ट कल्चर हैं, वहां पर शायद एस्टैब्लिशमेंट जो है वो प्रॉपर्ली ना हो पाए। तो ये कहीं ना कहीं है। हालांकि कुछ एरियाज को आप टारगेट कर सकते हो, लाइक मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन। इन एरियाज पर जो है आप यूसीसी के दायरे में इनको रख सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।